नमस्कार साथियों, आप सबका पुनः स्वागत है श्रद्धा एस्ट्रो ज्योतिष में। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं उत्तराषाढ़ा नक्षत्र के बारे में। इससे पहले हम लोग संपूर्ण भृगु संहिता अपलोड कर चुके हैं चैनल में। कोई भी व्यक्ति अपने लग्न अनुसार अलग अलग भावों में बैठे ग्रह का फल जानना चाहता है, प्लेलिस्ट सेक्शन में जाए, जहां आपको संपूर्ण भृगु संहिता प्लेलिस्ट मिलेगी, जिसमें 1054 वीडियो हैं। आप अपने लग्न अनुसार उस ग्रह का फल अलग अलग भाव में जान सकते हैं। और साथ साथ अगर कोई गणित पार्ट में भी रुचि रखता है, ज्योतिष का जो गणित वाला पोर्शन है, मैथमेटिकल पोर्शन है, तो एक प्लेलिस्ट आपको मिलेगी ग्रहों का गणित, जहां हमने कैलकुलेशन पार्ट पर ज़्यादा जोर दिया है। या ये कह सकते हैं कि जो भी कोई योग निकाले जाते हैं, उसका जो तकनीकी आधार है, टेक्निकल जो आधार है, वो आपको ग्रहों के गणित में मिलेगा। और अगर आपकी खाली फलित में रुचि है तो आप एस्ट्रो ज्योतिष प्लेलिस्ट या भृगु संहिता प्लेलिस्ट देख सकते हैं। और फिलहाल जो करंट में प्लेलिस्ट चल रही है वो है नक्षत्र। तो आज नक्षत्र सीरीज में उत्तराषाढ़ा नक्षत्र। देखिए, पूर्वाषाढ़ा और उत्तराषाढ़ा में एक बहुत बड़ा अंतर यह है कि पूर्वाषाढ़ा भी कहीं ना कहीं शौर्य की बात करता है, लेकिन उस शौर्य को एग्जीक्यूट कराना या उस शौर्य, क्योंकि लेफ्ट में हमने माना था पूर्वाषाढ़ा, यानी जो गजदंत में जो बायां माना जाता है, बाएं हाथ को मुख्यतः या बाएं पार्ट को मुख्यतः हम चीज़ों को एग्जीक्यूट कराने के लिए नहीं मानते हैं। हम मुख्यतः इसको वैचारिक चीज़ों के साथ ज़्यादा रिलेट करके रखते हैं। भी जैसे हृदय की बात करते हैं तो जो भावनात्मक संबंध है वो लेफ्ट पोर्शन से है, लेकिन वो भावना अब एग्जीक्यूट होनी है तो फिर हमें राइट पोर्शन जो बलि माना जाता है देह का, तो उसमें ध्यान देना, गजदंत में जब कभी कहा जाता है राइट, ध्यान रखना, ये बोर्ड के साइड से राइट वाला पोर्शन क्लियर हो गया। राइट हैंड जैसे है, जो ज़्यादा प्रोएक्टिव माना जाता है, क्लियर हो गया। किसी कार्य को करने के लिए हमें दाएं हाथ का सहारा ज़्यादा चाहिए। इसी प्रकार से हम अगर उसको कुंडली के दशम भाव के साथ जोड़कर देखते हैं, कालपुरुष की कुंडली में जो मकर राशि में आता है, क्योंकि उत्तराषाढ़ा का जो ज़्यादा पार्ट है वो आ रहा है मकर राशि में, तो उसका ध्यान देना है। मकर राशि में इसका अभिजित वाला पार्ट भी आ रहा है। वैसे अभिजित को हम मुहूर्त में ही समय देते हैं कि भाई दिन में जहाँ पर सूर्य सबसे ज़्यादा बली होता है वही दोपहर 12 बजे के आसपास, तो वो अभिजित मुहूर्त माना जाता है। लेकिन अगर आपको अभिजित का नक्षत्र का अलॉटमेंट का भी ध्यान करना हो तो वो उत्तराषाढ़ा का एक प्रकार से कहा जा सकता है, जो चौथा चरण है वहाँ से अभिजित शुरू होता है, यानी एक बहुत छोटा सा पार्ट दिया हुआ है। तो हम ये भी कह सकते हैं जिसका भी जन्म नामाक्षर जी से होगा वो ठीक है, चंद्रमा उसका उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में है, लेकिन उसको अभिजित नक्षत्र का एक अतिरिक्त बल, सूर्य का एक अतिरिक्त बल भी उसको मिल जाएगा। तो वो भी आपको ध्यान देना कि भाई एक मिला जुला सा रूप है। और आज सभी चाहते हैं कि मेरा कर्म क्षेत्र बड़ा प्रवीण हो, मेरा, अब जैसे 9th हाउस को हम रखते हैं कि भाई हमारा धर्म भाव, भाग्य भाव, मंदिर मस्जिद या गुरुद्वारा या चर्च के साथ जो हमारा भावात्मक संबंध है उसको बनाने के लिए जो कार्य हम कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं नवम भाव के साथ जोड़ा जाता है। घर के बुजुर्गों का साथ नवम भाव, या कह सकते हैं काल पुरुष की कुंडली में नवम भाव क्या पड़ता है, सैजिटेरियस धनु राशि। लेकिन जब हम अपने ऑफिस एनवायरनमेंट में काम करने की बात करते हैं तो हम दशम भाव या काल पुरुष की कुंडली में मकर राशि से उसको जोड़कर देखते हैं। तो उत्तराषाढ़ा का जो ज़्यादा पार्ट है वो दशम भाव के साथ दिखाई देता है। तो हमें ध्यान देना, इसके साथ कहीं ना कहीं भगवान गणेश जी को भी जोड़ा जाता है कि उनका राइट जो उनका जो टीथ माना जाता है, जो बाहर निकला विजिबल है, वो प्रोएक्टिव रहा, और जो बायां दांत था वो कम था, या कहें एक वॉर के दौरान बायां कट गया था। तो वो एक प्रकार से उसमें भी कहीं ना कहीं, क्योंकि इस नक्षत्र के देवता विश्व देवा की उपासना के अतिरिक्त हम गणेश जी को भी भजते हैं, तो जल्दी उसका फल मिलता है अगर कोई नक्षत्र में ऐसा दोष आता है। क्लियर? तो अब इसमें क्या सिंबल है,
ध्यान देना इसमें, हाथी जो शौर्य का प्रतीक है, शक्ति का प्रतीक है। और जहाँ भी बात आती है राजा की, तो राजा के उस शौर्य को दिखाने के लिए आज बड़े बड़े वाहन आ गए हैं कलिकाल में, लेकिन आज के 500 साल पहले, 1000 साल पहले उस शौर्य को दिखाने का प्रतीक था हाथी। तो उसका भी राइट वाला पोर्शन, तो वो ध्यान देना आपको। देवता इसके विश्व देवा माने जाते हैं। विश्व देव का संबंध कहीं ना कहीं पूरे संसार को शक्ति प्रदान करने के लिए जाने जाते हैं। जो भी कार्य करेगा उसके कार्यों का जो उसको शक्ति देने वाला फल है वो विश्व देवों को रिजर्व किया गया है। कहीं भी शक्ति की बात आएगी तो उसका फल देना विश्व देवों का कार्य है। हम अगर इसमें अवतारों में देखें कि भाई विश्व देवों ने कभी धरती में अवतार लिया, तो जो महाभारत के सबसे स्प्लेंडेड जो कहे जा सकते हैं योद्धा, या जो कभी न हार, जिन्होंने कभी हार का मुख नहीं देखा, ऐसे पांडवों के यहाँ पर विश्व देव रूप में उनके घरों में जो संतानें पैदा हुई थी उनको कहा जाता है कि वो विश्व देवों के ही रूप थे। तो उनके रूप में उन्होंने वहाँ संतान रूप में जन्म लिया। तो पांडवों के जो पुत्र हैं उनको विश्वदेव अवतार के रूप में देखा जाता है। यानी एक शौर्य, शक्ति, उस समय सबसे अर्थ का जो सबसे ताकतवर परिवार रहा, उस घर में विश्व देव अंशावतार के रूप में प्रकट हुए। तो इस चीज़ को अपने मन में ध्यान रखना है कि कोई भी शौर्य से जो भी संबंध बनता है उसका फल देने का कार्य विश्व देवा करते हैं। तो अपने दिमाग में ये इमेज बनाकर रखनी है। ये आपके देवता हैं। अगर संभव हो इनके आप कहीं स्ट्रक्चर को समझ कहीं इनके चित्र को लगा सकें तो आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होगा। विश्व देवा प्रतीक, दायां गजदंत, बैठने का स्थान। इसको कई ज्योतिषविद एक गद्दी के समान भी मानते हैं कि भाई जैसे क्योंकि 10th हाउस को कहीं ना कहीं हमारी सामाजिक इमेज से रिफ्लेक्ट करते हैं। क्लियर हो गया? जो पदासीन हम जिस गद्दी पर हैं उसके साथ भी जोड़कर देखते हैं। दिशा, पश्चिम दिशा, क्योंकि इसका ज़्यादातर पोर्शन मकर राशि जो शनि के एक एग्रेसिव राशि मानी जाती है उसमें पड़ता है। तो पश्चिम दिशा क्योंकि शनि की दिशा भी मानी जाती है तो उसके साथ संबंध इस नक्षत्र का है। गोत्र, ऋषि क्रतु के साथ संबंध जान पड़ता है। और ऋषि क्रतु का भी काफी हद तक विश्व देवा जैसा रूप है, क्योंकि विश्व देवा भी संख्या में 10 माने जाते हैं। और क्रतु को भी कहते हैं कि ये ब्रह्मा जी के मानस पुत्र रहे और इनको जो बालखिल्य नामक संतानें हुई और संख्या में बहुत अधिक थी, 60,000 संतानें हुई बालखिल्य। और कहते हैं कि ये भगवान सूर्य को शौर्य प्रदान करने वाले हैं। यानी कहीं ना कहीं जैसे दशम भाव में सूर्य को एक प्रकार से दिग्बल मिलता है, तो वो वाली बात भी यहाँ दिखाई देती है कि भाई निश्चित रूप से अभिजीत का पार्ट भी यहाँ आ रहा है। और ऋषि क्रतु के वंश में सूर्य को बढ़ाने वाली संतान पैदा हुई। तो वो 60,000 जो इनके संतानें, जो कहते हैं ज़्यादा बड़ा आकार नहीं था, जब सूर्य चलते हैं आकाश मंडल में तो उनके साथ साथ ही वो 60,000 इनके पुत्र चलते हैं और उनके बल से ही सूर्य और ज़्यादा शौर्यवान हो जाते हैं। तो इस प्रकार से हमें ऋषि क्रतु के भी स्ट्रक्चर को, उनके रूप को समझना चाहिए। तो काफ़ी, यानी सूर्य का कहीं ना कहीं ऋषि क्रतु के साथ संबंध है और दशम भाव का सूर्य के साथ संबंध है। वर्ण क्षत्रिय माना जाता है, बिल्कुल। तो क्षत्रिय गुण प्रधान होगा इसमें। तो जहां पर भी क्षत्रिय की बात आती है, ध्यान देना है, इसमें वर्ण, गण और योनि के मिलन से भी हम नक्षत्र के स्ट्रक्चर को काफी हद तक समझ जाते हैं। क्लियर हो गया? जैसे मान लीजिए आप देवता को ज्यादा अच्छे से नहीं जान पा रहे हैं, प्रतीकों का महत्व नहीं जान पा रहे हैं, गोत्र ऋषि को ज्यादा आप आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे हैं, तो खाली आप ये 3 चीजें आप मिलाइए कि योनि क्या है, तो वर्किंग स्टाइल उसका, और उसका वर्ण, गण, और इसमें एक चीज और शामिल करना है कि भाई वो गुण, रजस है, तमस है। तो ये 3 चीजों पर भी अगर विचार कर लें तो काफी हद तक क्लियर हो जाएगा। क्लियर हो गया? तो ध्यान देना है, 3 में इसमें हम ये मुख्य रूप से ये देखिए, क्षत्रिय, वर्ण, मनुष्य, गण
और इसमें रजस और इसका योनि क्या है, योनि इसमें नेवला। तो ये 4 चीज़ों को इसमें मतलब माने ये एडिशनल है, गुण भी अगर शामिल करो तो एग्जैक्ट वहाँ पहुँचेंगे आप कि भाई ये क्षत्रिय है। क्लियर हो गया, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र। मैंने आपको चारों ज्योतिषीय वर्णों की अलग अलग महत्ता समझाई थी और सबका अलग अलग महत्व है, कोई भी बड़ा कोई भी छोटा नहीं है, सब अपने कार्य में दक्ष हैं। तो जहाँ पर शौर्य प्रदर्शन की बात आती है, जहाँ ऑफिस एनवायरनमेंट में पूरी तरह से एक अनुशासन की या डायरेक्ट करने की बात आती है, किसी को निर्देशन देने की बात आती है, तो क्षत्रियों को ये प्रधान गुण मिला है। गण इनका मनुष्य है, तो आप समझ सकते हैं कि भाई वैसे ये अपने नियमों पर खरे रहते हैं, लेकिन अगर इनको कोई हार्म पहुंचाता तो ये छोड़ते नहीं है। तो ध्यान रखना है, एक तो होता है भाई राक्षस गण, अपने कार्य को चलाने के लिए अगर कॉम्प्रोमाइज करना पड़े दूसरे के हित का ध्यान नहीं देते हैं राक्षस गण। हालांकि कलिकाल में वो भी एक विशेषता है। देवगण का तो ये रहती है फिलॉसफी की नहीं, अगर हमें किसी कारण से उसने हमें अहित भी किया है तभी भी हम उसका जवाब इस प्रकार से नहीं देंगे कि भाई उसका अहित भी करें, तो वो देवगण की विशेषता है। तो ये इनका वर्किंग स्टाइल यहां से काफी क्लियर हो रहा है। फिर रज, जो भी कार्य करेंगे भाई 3 प्रकार के इनमें गुण माने जाते हैं कि सत्व है, रज है या तम है। तो रज वालों के मन में ये रहता है कि नहीं, हम ये चीज पहले तय करेंगे कि इससे हमें रिजल्ट क्या मिलेगा, उसके बाद वो करेंगे। और जहां बात आती है सत्व की, तो सत्व तो ज्यादा विचार नहीं करता कि नहीं ये तो एक प्रकार से अकर्म की तरफ ज्यादा जाने वाला, अकर्म यानी जिसके फल की ज्यादा मन में इच्छा नहीं होती। और तमस यानी दूसरे के अहित के साथ भी अगर अपना कार्य हो सकता है तो वो तमस गुण को रिफ्लेक्ट करता है। तो ध्यान देना, इससे हम काफी हद तक क्लियर कर सकते हैं कि स्ट्रक्चर क्या है। फिर योनि नेवला, नेवला रहता है कहीं ना कहीं धन के आसपास, संग्रह के आसपास, तो वो वृत्ति रहेगी। दूसरा, बहुत ज्यादा विष ना होने के बाद भी विषैले जीवों का सामना करता, बहुत तीव्र माना जाता है, यानी गति के बल पर विषैले जीवों का अंत कर डालता है। और परिवार भक्त होता है, अपने बच्चों का बड़ा ध्यान रखता है, माता पिता का ध्यान रखता है। तो इस योनि से भी हम जातक के स्ट्रक्चर को, उसके काम करने के तरीकों को समझ सकते हैं कि भाई परिवार का ध्यान रखना और बहुत फुर्ती होता है। तो उसके साथ यानी मंगूस का जो वर्किंग स्ट्रक्चर है उसके साथ हमें मिला के देखना है इस नक्षत्र के जातकों को। फिर इसमें हम तो गणा में समझ में आ गया। प्रकृति स्थिर, या हम जैसे अलग अलग नक्षत्रों को डिवाइड करते हैं तो ध्रुव नक्षत्र माना जाता है ये। क्लियर हो गया। तो अपने कोई भी इस प्रकार के कार्य करने हैं जो हम समझते हैं कि भाई एक बार हमने यहाँ पैर जमा दिया अब हम उखाड़ने वाले नहीं हैं, तो वो इस प्रकार के नक्षत्र अगर चंद्रमा में गोचर है तो बहुत अच्छा माना जाता है। क्लियर हो गया। अडिग, हमारा मकान यहाँ जम गया या हमारा काम जम गया तो अब हम यहाँ से मूव होने वाले नहीं, तो इस प्रकार का इनका काम करने का स्टाइल है। प्रकृति स्थिर, तो समान प्रकृति सूर्य के समान दिखाई देती है। नित्य योग, जो अलग अलग योग कहे गए हैं उन योगों में जो हर्षण योग है, और हर्षण योग में कहते हैं कि भाई हर्ष, परिवार में किसी कर्म के फल से जो हंसी पैदा होती है, या कह सकते हैं नॉट हंसी, प्रसन्नता पैदा होती है, वो हर्षण योग में जोड़कर देखी जाती है। यानी कोई चाहे वो हमारे घर में अनाज आ रहा है उससे प्राप्तियों की बात करें, या हमने जी तोड़ मेहनत की अपने ऑफिस में, उसके बाद जो हमें अब सैलरी का समय आ रहा है उसमें जो हर्ष हो रहा है उसकी बात करें, तो कहीं ना कहीं इस नक्षत्र का जो नित्य योग के साथ समानता देखनी है तो हर्षण योग के साथ समानता देखनी है। और रज्जु, आरोह नाभि, तो 5 प्रकार के रज्जु होते हैं जो हम मैचिंग के समय या विवाह में मिलान के समय देखते हैं। तो रज्जु दोष कब माना जाता है? जब समान रज्जु होता है, जैसे आरोह नाभि, नाभि यानी हमारे तोंदी का जो आरोह यानी ऊपर चढ़ता हिस्सा वो माना जाता है। तो समान रज्जु नहीं होना चाहिए। अगर तोंद में या नाभि में समान रज्जु आता है तो दोष माना जाता है। दक्षिण भारत में विशेष रूप से इसको त्यागा जाता है। क्लियर हो गया। और लेकिन रज्जु दोष को ज़्यादा आपको ध्यान नहीं देना है। अगर गुण आपके मैचिंग में 25 से ज़्यादा मिल रहे हैं
तो उसको फिर हम छोड़ सकते हैं। तो ध्यान देना है, इसका अर्थ होता है कि भाई हमारा जो स्पाइनल कोड है, मेरू रज्जु, रीढ़ की हड्डी के साथ वाला जो हमारा तंत्रिका तंत्र है, नर्वस सिस्टम का हिस्सा है, उसमें कौन सा पार्ट प्रोएक्टिव है जातक का, तो नाभि वाला हिस्सा, नाभि के साथ वाला। तो जो हमारा जो पार्टनर होगा वो हमारा पूरक होना चाहिए, उसमें कन्फ्लिक्ट नहीं आना चाहिए। अगर वो भी नाभि का है तो दोनों में विरोधाभास हो जाएगा। पक्षी सारस के साथ संबंध बना के देखा जाता है, तो कहीं ना कहीं जैसे मैंने बताया एक बहुत लंबे समय तक डटे रहना, ये इस ध्रुव प्रकृति की विशेषता है। और सारस भी जो पक्षियों में कह सकते हैं भारत के सबसे बड़े पक्षियों में एक माना जाता है। और सारस की एक बहुत बड़ी विशेषता है कि वो अपने पार्टनर को जीवन भर त्यागता नहीं है। क्लियर हो गया? तो और आपको अगर पढ़ा हो कभी आपने, रामायण की या जो राम कथा की शुरुआत इसी पक्षी से मानी जाती है कि भाई एक क्रौंच पक्षी जिसको शिकारी ने अपने बाण से भेद दिया, तो एक पक्षी अगर मर जाए उसका पार्टनर, तो दूसरा पक्षी फिर पार्टनर नहीं बनाता है और वो बिना पार्टनर के उसी के गम में ही अपने प्राण त्याग देता है। तो यहाँ पर बात मुख्य रूप से हमें क्या समझनी है कि भाई एक तो बड़े लंबे समय तक स्थिरता की बात, कि पार्टनर ऐसा नहीं बार बार अस्थिरता, बदल दिया, नहीं, जिंदगी उसी के साथ बीतेगी, नहीं तो अगर वो नहीं है तो हम भी जीवन समाप्त कर देंगे। तो ऐसी स्थिर बुद्धि इस सारस की विशेषता है जो इस नक्षत्र का पक्षी माना जाता है। तो जो भी जातक इस नक्षत्र से संबंध बनाते हैं, ये सारे सिंबल अपनी लाइफ में इस्तेमाल कर सकते हैं। ये बर्ड का अगर पिक्चर लगाना चाहें पश्चिम दीवार पर उसको टांग सकते हैं, बहुत अच्छा रहेगा आपके कार्य क्षेत्र में, यानी ऑफिस में अगर इस प्रकार के बर्ड का कोई चित्र लगाते हैं। अपने देवता का अगर आपको कहीं चित्र मिल जाए वो लगा सकते हैं। इसके कलर सिंबल जो भी हैं, आप गजदंत का भी अपने ऑफिस में इस प्रकार का कोई सिंबल लगाएंगे तो बहुत आपके लिए अच्छा रहेगा, क्योंकि हमने उन चीज़ों को चुना है जो हमारा अपना है, जिसके साथ हमारे जन्म नक्षत्र की समानता बन रही है। क्लियर? तो गुण पहले ही मैंने आपको क्लियर किया, रजस के साथ चलने वाले। क्लियर? यानी ब्रह्मा जी की जो उपासना करते हैं उनको बोलते हैं कि भाई ये राजसी हैं, इनके मन में कोई अब लालसा है कि भाई मुझे कुछ प्राप्ति चाहिए। भगवान शंकर के लिए हम तमस की बात करते हैं कि भाई वहाँ पर आपको छूट मिल जाती है कि मन में कोई विकारी राक्षस भी है, उनको ज़्यादा दिक्कत नहीं होती। भगवान शंकर कोई भी हो, कुछ भी ऐसा एजेंडा हो, कुछ भी उसको मांगना हो, भगवान शंकर से उनको मिलता है। तो वो तामसिक प्रवृत्ति, रुद्र माने जाते हैं। रुद्र यानी रुदन के देवता, प्रलय के देवता, तो वो तामसिक हैं। भगवान विष्णु को पूरी तरह सत्व के साथ जोड़ना है। क्लियर? इसीलिए उनको प्रसन्न करना सबसे कठिन माना जाता है भगवान विष्णु को। प्रक्रिया विजयशील। क्लियर? तो इसी नाम से क्लियर हो रहा है कि भाई कहीं ना कहीं गज की बात हो रही है, हमारे बैठक या हमारे जो बैठने वाली गद्दी की बात हो रही है, तो वो विजयशील, लगातार जीत को चाहने वाला ये नक्षत्र जातक होता है। वैसे मुख्य रूप से जो संबंध रहेगा चंद्र नक्षत्र का रहेगा, लेकिन अगर आपकी कुंडली का कोई बली ग्रह, जैसे सूर्य अगर बली इस नक्षत्र में बैठा है निर्दोष होकर, तो फिर इस नक्षत्र की और जो सिंबल है आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। कई व्यक्ति बार बार पूछते हैं कि भाई किस ग्रह की दशा मेरे लिए अच्छी रहेगी, मेरा लग्नेशी है। तो देखिए एक सिंपल सा तरीका है जानने का कि किस ग्रह की महादशा मेरे लिए अच्छी रहेगी। हालांकि कई ज्योतिषविद इस बात को कहते हैं भी आपके लग्न में 1, 5, 9 सदैव अच्छा फल देते हैं। देखिए सदैव अच्छा फल तो देते हैं, लेकिन वो लौकिक और पारलौकिक दो प्रकार से देखा जाता है कि भाई वो पारलौकिक दृष्टि से हो सकता है आपके मोक्षा पाठ के लिए अच्छा है। क्लियर? लेकिन अगर हम बात करते हैं सिर्फ लौकिक दृष्टि से, तो हमें सबसे ज्यादा अच्छा फल देते हैं स्वग्रही। ध्यान देना है, कई मामले में ये एक्सेल्ड प्लैनेट से भी अच्छा रिलैक्स्ड मूड हमारा रहता है। और खासकर लग्जरी के देवता जैसे शुक्र अगर स्वग्रही हैं, चंद्रमा स्वग्रही हैं, तो अपनी दशाओं में कमाल का फल देते हैं, क्योंकि इनको बृहस्पति स्वग्रही हैं, बुध स्वग्रही हैं। स्पेशली अपनी मूल त्रिकोण और उसकी उच्च राशि कन्या राशि में बुध अगर बैठे हैं तो कहना ही कि अगर आपकी कुंडली में 1 या 2 ग्रह स्वग्रही हैं
बहुत बढ़िया है। एक्साइटेड मूड में हमें यश पूरा मिलता है, ध्यान रखना है। एक्साइटेड का माने पार्टी टाइम, लेकिन जहां हम एक घर की बात करते हैं, नर्चरिंग नेचर की बात करते हैं, एक आनंद की बात करते हैं कि भाई अपनों से प्रेम, वहां हमें स्वग्रही प्लैनेट के बल को तलाशना चाहिए। तो ये एक सिंपल सा तरीका है। बाकी हम ठीक है वो एक कह सकते हैं कि भाई लग्नेश आपके अपनी दशा में अच्छा फल देगा, लेकिन वो किस प्रकार से अच्छा है, वो बॉडी को कंफर्ट जोन में रखने का प्रयास करेगा। कोई बॉडी में इस प्रकार का कोई दिक्कतें हैं, बीमारियां दूर हो जाएंगी। लेकिन अगर हम बात करते हैं कि भाई ओवरऑल नॉट ओनली हमारा सेरेब्रम या हमारा फोरहेड, पूरे बॉडी की अगर बात करते हैं वो कंफर्ट रहेगा कि नहीं रहेगा। तो हमें ये देखना कितने ग्रह स्वग्रही हैं। स्वग्रही बल की दशा का आनंद ही कुछ और है। अब जैसे मान लीजिए कई बार दिमाग में आता है सर क्यों नहीं एक्साइटेड प्लैनेट ज़्यादा अच्छा फल देते हैं। एक्साइटेड प्लैनेट में एक कंडीशन ये है ना कि उसके अपने घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी उसको कहीं और बैठकर हैंडल करनी है, और अगर उसके अपने घर भी निर्दोष हैं तो एक्साइटेड प्लैनेट बहुत बढ़िया है। नहीं तो पता लगा सूर्य जो है मेष राशि में बैठकर एक्साइटेड मूड में है, बहुत बली हो गए, लेकिन सूर्य की जो सिंह राशि है, सिंह राशि में चंद्रमा और राहु ने मिलकर ग्रहण दोष लगा दिया, तो फिर उसको वो चीज भी कहीं ना कहीं मैनेज करनी पड़ेगी। इसलिए हमें मतलब एक बड़ी सरल सी प्रक्रिया है। स्वग्रही का बल हमें यश बेशक ना दिलाए, लेकिन जो ग्रह प्रेम है उसके लिए स्वग्रही बल बहुत बढ़िया माना जाता है। तो फिर इसमें हमने ये चीजों का ध्यान देना है कि भाई विजय दिलाने वाला है, इसका विंशोत्तरी स्वामी भी कौन है? सूर्य। एक प्रकार से सूर्य का प्रताप यहां बढ़ता ही जा रहा है। क्लियर हो गया? तो ध्यान रखना है कि दशम भाव में सूर्य वैसे भी अगर किसी को होता है, इसका माने वो अभिजित मुहूर्त में उसका जन्म हुआ है। यानी एक तो अभिजित नक्षत्र की बात हो रही है, एक अभिजित मुहूर्त की बात हो रही है। अगर आपका जन्म दोपहर 12 बजे के आसपास हुआ है तो सूर्य आपका दशम भाव में वैसे ही बली हो गया, और उसमें भी कहीं आपका उत्तराषाढ़ा नक्षत्र है तो कहना ही क्या। तो आपको ध्यान देना है कि भाई इसके साथ बड़ा क्लोज रिलेशनशिप आ रहा है। उत्तराषाढ़ा के अभिजीत में भी सूर्य का नाम आ रहा है, और इसकी प्रवृत्ति भी स्थिर है, यानी विंशोत्तरी स्वामी के समान। तो काफ़ी हद तक, और कहीं ना कहीं जो ऋषि क्रतु हैं इनकी संतानों को भी सूर्य के बल को बढ़ाने वाला माना जाता है, या यश को बढ़ाने वाला माना जाता है। यानी अब हर चीज बार बार एक ही देवता की जब पुष्टि करता है तो सूर्य बहुत बली हो जाता है। क्लियर हो गया? तो वो ध्यान रखना है इसमें कि सूर्य का बल वाकई बहुत ज्यादा है। दशा समय 6 वर्ष रहेगा। काल पुरुष अंग, बैकबोन और हमारा जो कमर वाला पार्ट है इसके साथ जोड़कर देखना है। तो इन जातकों को इस हिस्से, ये प्रोएक्टिव रहेगा, ये हिस्सा ज़्यादा एक्टिव माना जाता है। और दोष अगर नक्षत्र में है तो इस हिस्से में भी हमें कहीं ना कहीं जैसे कोई वायु विकार हो सकता है, जिसको हम गठिया बाय बोल सकते हैं, क्योंकि इस नक्षत्र का जो तत्व माना जाता है वायु तत्व, और वैसे भी इस नक्षत्र का जो ज़्यादा पार्ट है वो शनि की राशि में पड़ रहा है, जो वायु तत्व ग्रह माना जाता है। तो वायु विकार होने की प्रबल संभावना है। तो कमर दर्द भी हो सकता है अगर नक्षत्र कहीं नेगेटिव प्लैनेट से इफेक्टेड है। दृष्टि मंद मानी जाती है। हम वैसे भी कहते हैं गज जो होते हैं, गज को दृष्टि से नहीं पहचाना जाता है। वो उसका जो तरीका है वो सूंघ के भी एनालाइज कर लेता है, और वो आपको पता है वो साउंड से भी कम्युनिकेट करता है। यानी एक प्रकार का ये सोनार सिस्टम इसके पास रहता है। इसी प्रकार की इस जातक की प्रवृत्ति है कि भाई ऐसा नहीं कि भाई तीक्ष्ण दृष्टि से ही हम चीज़ों को एनालाइज करते हैं, नहीं, हमने मंदा सा देखा है, लेकिन हमारे पास और कई गट्स हैं इस जातक के पास व्यक्तियों को एनालाइज करने के। तो ध्यान देना, दृष्टि को मंद मानते हैं। वनस्पति कटहल या पनस, तो कटहल अगर, हालांकि बड़ा रेयर होता है कटहल का वृक्ष, तो अगर कटहल जो एक प्रकार का फ्रूट माना जाता है, कटहल अगर आपके आसपास कहीं कटहल है वनस्पति, आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, लगा सकते हैं। और कटहल फल को एक औषधि के रूप में भी देखा जाता है।
कटहल वायु विकार शरीर में जो भी मैंने बोला गठिया बाय इन सबको दूर करने के लिए औषधि रूप में भी इस्तेमाल होता है। तो ये सारी प्रवृत्ति और कटहल के अगर स्ट्रक्चर को समझें तो भी हमें काफ़ी हद तक उत्तराषाढ़ा नक्षत्र का स्ट्रक्चर समझ में आएगा कि ऊपर से बड़ा बहुत कठोर जान पड़ता है, उसको काटना उस फल को बड़ा कठिन काम है। एक साधारण वेपन से, एक साधारण नाइफ से उसको काटना संभव नहीं है। तो कटहल के साथ संबंध देखना अंदर से, लेकिन उसके अंदर रस भरा हुआ है, वो मीठा अंदर से उसका फल होता है और वो कई प्रकार के विकारों को दूर करने वाला है। तो इस फल का कहीं ना कहीं उपयोग आप अपने जीवन में करना है। रंग की बात करते हैं तो जैसे कॉपर कलर होता है, तांबे का रंग होता है, वैसा इसका रंग है। अपने पहनावे में इसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं, कहीं वॉल पेंटिंग में इसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं। और तत्व मैंने बताया आपको ऑलरेडी, वायु तत्व है। योनि नेवला स्त्रीलिंग, तो नेवला कहीं ना कहीं परिवार की रक्षा के लिए बहुत आक्रामक हो जाता है। दिखने में एकदम कई दफ़ा ऐसा लगता है कि नहीं ये सांप से कहाँ लड़ पाएगा, लेकिन ये बहुत आक्रामक होता है। इसकी फुर्ती है, बिना विष के ही विष का नाश कर देता है। तो ये इस प्रकार के साथ भी संबंध देखना है। माता पिता के भक्त होते हैं तो जातक के अंदर भी ये गुण रिफ्लेक्ट होंगे। कार्यशैली दृढ़, क्लियर हो गया, अटल। वैसे भी नक्षत्र का स्वामी जो कह सकते हैं, नॉट स्वामी, समान प्रकृति सूर्य के समान है और प्रकृति ध्रुव मानी जाती है, तो वो दृढ़ रहेगा। तारा संख्या 2 तारे माने जाते हैं इसमें। और शुभ योग, कोई आपको अपने लिए कोई ऐसा प्रयोग करना है तो आप गुरुवार को चुन सकते हैं जब चंद्रमा का गोचर इस नक्षत्र में है। और स्पेशली आप जैसे सूर्य के लिए प्रयोग कर रहे हैं तो जनवरी माह मकर संक्रांति के आसपास बहुत बढ़िया रहेगा। और चंद्रमा के लिए प्रयोग कर रहे हैं तो आषाढ़ मास जो जुलाई में के नज़दीक पड़ता है तो उसके लिए बहुत बढ़िया दिन रहेगा। शुभ योग पड़ता है ये। सर्वार्थ सिद्ध योग, यानी कोई भी कार्य करें इस नक्षत्र के जातक वो पूरा हो जाए। अगर चंद्रमा का गोचर इस नक्षत्र में और साथ में रविवार हो तो सभी कार्य में वो सिद्ध उसको मिलेगा। उत्तम योनि मिलान नक्षत्र, तो क्योंकि मंगूज या जो नेवला है वो एक ही नक्षत्र के लिए है, तो इसलिए ध्यान देना है। सिर्फ उत्तम योनि उत्तराषाढ़ा के साथ ही इनका परम मैत्री माना जाता है या उत्तम योनि मिलान माना जाता है। अतिशत्रु योनि, नेवले का जो महाबैर है वो सर्प के साथ, सांप के साथ है। तो रोहिणी की जो योनि है वो सर्प है। मृगशिरा की योनि भी सर्प है। ध्यान देना, इसमें अभी योनि की बात कर रहे हैं, देवता की बात नहीं कर रहे हैं। कुछ नक्षत्रों के देवता भी सर्प माने गए हैं या कहें नाग माने गए हैं, उसको योनि में नहीं शामिल करना है, माने शत्रु योनि में शामिल नहीं करना है। सूर्य गोचर, तो सूर्य का गोचर भी बहुत शुभ होता है क्योंकि आपको पता है मकर संक्रांति सूर्य उत्तरायण में प्रवेश करता है तो बहुत शुभ माना जाता है। चाहे वो दक्षिण भारत हो, उत्तर भारत हो, हर प्रकार से कई कैलेंडर इसमें नए शुरुआत माने जाते हैं। पोंगल की शुरुआत होती है, तो इस प्रकार से ये दिन बड़ा शुभ है। और उस समय सूर्य का गोचर इसी नक्षत्र में होता है, उत्तराषाढ़ा, तो कहीं ना कहीं बहुत बली सूर्य का प्रभाव रहता है। चंद्रमास व तिथि, आषाढ़ मास का उत्तरार्ध यानी आषाढ़ मास का जो पिछला समय है, जो शुरुआत वाला समय है वो पूर्वाषाढ़ा में था और उत्तराषाढ़ा यानी उसका बाद का समय ये जुलाई मास में आता है। और तिथि की बात करें तो पूर्णिमा तिथि, और आपको पता है पूर्णिमा तिथि शुक्ल पक्ष में ही आएगी, कृष्ण पक्ष में अमावस्या आती है। नक्षत्र पद, अब इसमें पद अनुसार भी हम जातक के स्ट्रक्चर को, उसके सोचने के तरीके को समझ सकते हैं। देखिए, सोचने के तरीके में ये 3 तो शुरुआत से ऐड करनी है हमें, मैंने आपको पहले ही बताया था। नक्षत्र का देवता विश्वदेव, जो शौर्य के देवता हैं, शौर्य जो भी कर्म करेंगे उसका फल विश्वदेवा देते हैं। फिर उसमें हम इनके विंशोत्तरी स्वामी कौन है, सूर्य को ऐड करना है। फिर इसमें राशि अलॉटमेंट कहाँ है इनका, जैसे पहले का राशि अलॉटमेंट है धनु, तो बृहस्पति का क्षत्रिय रूप, और बाकी का जो है वो शनि का एग्रेसिव रूप, मकर राशि। शनि के 2 रूप हैं, एक तो लिबरल है शनि, जहाँ लाभ दृष्टि है, वो झगड़े की बात नहीं करता है। कुंभ राशि में किसी से भी लाभ आ रहा है तो आने दो। तो इस प्रकार से अब हम जब चरण निकालते हैं तो फिर यहाँ पर नवमांश के साथ उसमें
एसेंस को मिला देना, यानी जैसे धनु नवमांश आ गया तो धनु नवमांश की जो विशेषता वो जोड़ देनी है, मकर नवमांश आ गया तो दूसरे चरण में उसकी विशेषता जोड़ देनी है। कुंभ याद रखना, इसमें सिर्फ राशि के मालिक के नेचर का ध्यान नहीं रखना है, राशि का ध्यान रखना है। जैसे कुंभ नवमांश और मकर नवमांश, स्वामी तो एक ही है लेकिन दोनों का वर्किंग स्टाइल अलग अलग है। इसी प्रकार से धनु नवमांश और मीन नवमांश, स्वामी तो एक ही है बृहस्पति, लेकिन कार्य करने की शैली एकदम अलग है। तो प्रथम चरण में धनु राशि में अगर 26 डिग्री 40 मिनट से 30 डिग्री तक, यानी अंतिम पार्ट चल रहा है इसका, तो फिर ये धनु नवमांश में आएगा। क्लियर? और तो धनु नवमांश में कहीं ना कहीं एक डोमिनेंस एग्रेशन आ गया है, तो ऑलरेडी धनु राशि भी है ये, तो ये स्वग्रही वर्गोत्तम व पुष्कर नवमांश माना जाता है। क्लियर होगा? बहुत शक्तिशाली, बहुत शुभ माना जाएगा। और जातक कुछ भी करने में सक्षम, अगर वो तय कर ले जो भी वीर रस संबंधी विषय है कि भाई मुझे एक करना है, तो अटल है वो करके ही दम लेगा। तो ये बहुत बल बढ़ जाता है, कुछ भी करने में सक्षम, प्रतिष्ठित, समाज में उसकी बहुत ज़्यादा प्रतिष्ठा होती है। और न्यायप्रिय, न्याय वो करता है, एक प्रकार का कह सकते हैं न्यायाधीश पद ऐसे जातकों के लिए माना जाता है। न्याय अधिकारी, एक अच्छा वकील। सूर्य मंगल गुरु और स्पेशली गुरु और केतु मिल जाए तो लोक भी सुधर जाए और परलोक भी सुधर जाएगा, अगर वो इस नक्षत्र में मिल जाते हैं तो। क्लियर? तो बेहद शुभ है, क्योंकि वो गुरु की अपनी राशि भी है और अपना नवमांश भी है, तो वो वर्गोत्तम हो गया। और पुष्कर नवमांश माना जाता है, बहुत ज़्यादा बल बढ़ जाएगा इसमें अगर कहीं बृहस्पति भी आके बैठ जाते हैं और चंद्रमा आ गए, तो फिर आपको पता है चंद्रमा और बृहस्पति का मिलन गज केसरी योग भी दे देगा। नंबर 2, अगर दूसरे नक्षत्र पद की बात करते हैं तो मकर राशि में चला जाएगा भी, यानी यहाँ धनु राशि समाप्त हो गई प्रथम चरण में, दूसरे चरण में मकर राशि 0 डिग्री से 3 डिग्री 20 मिनट तक रहेगा। फिर इसमें मकर नवमांश में चला जाएगा और इसमें भी मकर राशि और मकर नवमांश, देख रहे हैं आप पूरे नक्षत्र का जो डील डॉल दिखाई दे रहा है, बड़ा ज़्यादा, हर प्रकार से कोई चूक दिखाई नहीं दे रही, हर प्रकार से मिलने की बात कर रहे हैं। तो बहुत बली नक्षत्र है ये मकर नवमांश। शनि मकर नवमांश में वर्गोत्तम हो गए और इनकी आपको पता है शनि का जो मकर में कार्य करने का तरीका वो एक व्यग्र, बहुत ज़्यादा फॉर्मल, दशम भाव, तो इस प्रकार की व्यग्र कार्यशैली रहती है। दृढ़ इच्छा शक्ति, सफलता के लिए उचित अनुचित सब, भाई हमें सफल होना है बस, हम ज़्यादा विचार नहीं करेंगे। तो ध्यान रखना, इस सफल होने के लिए डेडिकेटेड रहते हैं कि भाई किसी भी कीमत पर हमें सफल होना है। तो ये इनकी, और इस कारण से ये सफल भी हो जाते हैं। और क्योंकि ये मंगल और शनि दोनों ही तामसिक ग्रह है, मंगल इसमें उच्च नवमांश माना जाता है मकर में, और शनि तो स्वग्रही नवमांश है। तो ये इस कारण भी ये सारे गुण कहीं ना कहीं रजस होकर भी तमस की तरफ झुकाव जाता है। हालांकि इस नक्षत्र का खुद का गुण क्या है? रजस। तो रजस के अंदर भी एक प्रकार का संपुट मिल जाता है तमस का। क्लियर? तो ये ध्यान रखना है कि ये काम को होना ही है, ये तय कर लेते हैं। फिर हम बात करते हैं मकर राशि का 3 डिग्री 20 मिनट के बाद, यानी वो 3 डिग्री 20 मिनट 1 सेकंड भी अगर चंद्रमा चला गया तो फिर वो उत्तराषाढ़ा नक्षत्र का तीसरा चरण है। और कौन सी राशि में पड़ रहा है? मकर राशि में। 6 डिग्री 40 मिनट तक वो इसी तीसरे चरण में ही रहेगा। कुंभ नवमांश पड़ता है, तो संग्रह कुशल, क्योंकि काल पुरुष की कुंडली में कुंभ राशि पड़ती है 11वें भाव में, स्वभाव से ही लाभ दृष्टि, किसी चीज़ से लाभ आ रहा है तो आने दो, इस प्रकार की मनोवृत्ति रहती है। तो बहुत संग्रह करता है ये, लेकिन उस संग्रह में भी एक प्रकार का उनके कहते हैं डायरेक्टर वाला काम इनका रहता है, क्योंकि दशम भाव का पूरी तरह अर्थ है एक ऑफिस एनवायरनमेंट, पूरी तरह फॉर्मल, और उसमें भी एक संग्रह करना। और ज्ञान विज्ञान भौतिक सुख संपदाओं से भरा पूरा इनका जीवन रहता है, चाहे ऑफिस में रहें चाहे घर में रहें, सारी लौकिक सुख सुविधाओं का ये संग्रह करते हैं। घर परिवार सहज आसक्ति, क्योंकि कुंभ नवमांश को या कुंभ राशि का स्ट्रक्चर कुछ कुछ मनोभावना में कर्क की तरह जान पड़ता है।
क्लियर हो गया। हालांकि कर्क का स्वामी चंद्रमा सत्व पर चलता है और शनि जो है वो तमस पर चलता है। तो जहाँ से लाभ की बात आती है तो चाहे वो दुश्मन भी हो, लाभ आ रहा है तो आने दो, तो ऐसा मनोभावना रहती है कुंभ नवमांश में। तो इसमें बुध, शनि, राहु, ये सभी प्लैनेट शुभ माने जाते हैं। क्लियर। मकर राशि अगर 6 डिग्री 40 मिनट के बाद क्रॉस कर गया है, 6 डिग्री 40 मिनट 1 सेकंड पर अगर चंद्रमा आ गया है, तो हम कहेंगे वो उत्तराषाढ़ा का चौथा चरण है। क्लियर हो गया। मीन नवमांश, और ये अभिजित नक्षत्र में भी शामिल होता है। तो जिसका भी नामाक्षर जी से आ रहा है तो उसको एक एडिशनल एड ऑन, अतिरिक्त बल मिल गया अभिजित नक्षत्र का भी। क्लियर हो गया। तो इसमें मीन नवमांश आ गया है। तो मीन नवमांश को बोलते हैं भाई शुक्र का ये फेवरेट प्लेस होता है मीन। तो कहीं ना कहीं शौर्य भी है और शुक्र की कला भी है, यानी एक ऐसे स्टार की भी हम बात कर सकते हैं, बोल्ड स्टार है कोई जिसके पास कला भी है और अपनी शौर्य और शक्ति का प्रदर्शन भी है। ऐसे जातक अपने प्रेम में भी एक शौर्य बल की अपेक्षा रखते हैं, कभी मेरा जो पार्टनर साथ में चले तो रथ घोड़े गाड़ियों से भरा पूरा हो, ऐसा शौर्य स्पेशली तब जातक चाहता है जब मीन नवमांश में उसका चरण चला जाता है नक्षत्र का। तो भ्रमण प्रिय, घूमने के शौकीन, दिखावा करने के शौकीन, ठाट बाट उनको चाहिए, और लौकिक सुखों की आसक्ति, इनफैक्ट वो एकत्रण भी कर लेते हैं, उनका आसक्ति नहीं है, खाली वो एकत्र भी करते हैं उनको। प्रेम में शौर्य चाहना। क्लियर हो गया। तो एक जो हमारा शौर्य है, शक्ति है, उसमें हमें प्रेम को ऐड करना है, लव को ऐड करना है इसमें, इसीलिए चंद्रमा का नाम आ गया। चंद्रमा भी, शुक्र भी, शनि उत्तम। तो कहीं ना कहीं चंद्रमा भी, क्योंकि वो मीन नवमांश आ गया, अच्छा फल देगा। शुक्र क्या तो ये उच्च नवमांश है ही। शनि भी क्योंकि खुद की राशि बढ़ रही है तो अच्छा फल देंगे। तो कुल मिला के चारों पार्ट, चारों जो चरण पढ़ रहे हैं, जातक कमाल का है, उसके बड़ा भाग्य का पूरा पूरा सहयोग मिलता है उत्तराषाढ़ा नक्षत्र। फिर बात करते हैं स्थान। स्थान से भी हम कहीं ना कहीं कार्यशैली का अंदाज़ा लगा सकते हैं, या आप अपने यात्राओं में कभी आपको लगता है कि भाई आज हम यात्रा का प्लान बना रहे, इन क्षेत्रों को ज़्यादा शामिल करने से हमारा जो नक्षत्र का बल है और बढ़ जाता है, क्योंकि जो जो इसके कलर हैं, जो जो इसके सिंबल्स हैं, जो जो इसके प्लेसेस हैं, जितना आप इन्वॉल्व होंगे उनमें उतना ही नक्षत्र का बल बढ़ेगा। तो स्थान, घास के मैदान, कोई भी नेशनल पार्क है, कोई बर्ड सेंचुरी है, तो ये सभी स्थान इस नक्षत्र के साथ संबंध जोड़कर देखा जाता है। सरसों मक्के के खेत, इस प्रकार के जहाँ ऊंची घास लगी हुई है। पर्वत निकट वन, कोई पहाड़ के नज़दीक वन क्षेत्र हैं। राष्ट्रीय पार्क यानी नेशनल पार्क है, कोई चिड़ियाघर, जूलॉजिकल पार्क है। और सरकारी भवन, स्पेशली जो मैदान के साथ सरकारी भवन है। और क्रीड़ा आंगन, कोई क्रीड़ा आंगन है जहाँ पर खेल कूद होता है, इस प्रकार का आंगन। महाविद्यालय परांगण, क्लियर, कोई यूनिवर्सिटी का कोई कैंपस है, इस प्रकार का। सैनिकों का शिविर है। तो कहीं ना कहीं इस खुले मैदान के साथ वो शौर्यता की बात करता है और एक प्रदर्शन की बात करता है। तो इन स्थानों के साथ इसके संबंध को जोड़कर देखना है। व्यवसाय, व्यवसाय में जो भी जातक उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में है वो एक अच्छा लीडर हो सकता है, राजनेता, क्योंकि दशम भाव को तो प्रभावित करेगा ही करेगा। क्लियर। और प्रवचनकर्ता, कहीं ना कहीं 9वें भाव का भी आखिरी पार्ट आ रहा है, तो धर्म और कर्म का अच्छा संयोग आ रहा है। प्रवचनकर्ता, न्यायाधीश, क्लियर हो गया। 9वें भाव के साथ हम एक न्यायिक मूर्ति को जोड़कर देखते हैं, क्योंकि भाग्य का संबंध माना जाता है, गुरु का संबंध 9वें भाव से माना जाता है। और कालपुरुष की कुंडली में 9वें भाव के साथ धनु राशि मिलती है, तो वो नेचुरल आएगा ही आएगा। मल्ल युद्ध, इसमें अब फिर हम मकर की तरफ आ जाते हैं, मकर राशि वाला पार्ट, जहाँ पर अपने प्रदर्शन की बात हो रही है, शारीरिक श्रम की बात आ रही है। एथलीट, एक अच्छा खिलाड़ी हो सकता है। हाथी प्रशिक्षक, कोई भी एलिफेंट को ट्रेनिंग देने वाले हैं, कोई भी ऐसा संबंध जो जहाँ पर एलिफेंट के साथ कोई संबंध आ रहा है, इस प्रकार का कोई कार्य व्यक्ति कर सकता है। जैसे नेशनल पार्क में कार्य करता है जहाँ पर हाथियों के दिखता है,
तो वो भी संबंध बनता है। निर्माण कार्य के साथ भी संबंध इस नक्षत्र जातकों का देखा गया है। निर्देशक, उसके अंदर डायरेक्ट करने की पूरी ताकत है, वो कमाल का डायरेक्टर है। और उद्योग व्यापार मुख्य अधिकारी, क्लियर, वो सारी प्लानिंग बनाने में सक्षम है। सेना और शौर्य बल, ये भी हम इस नक्षत्र जातकों के प्रोफेशन में देखते हैं। विहित कार्य, कौन कौन से कार्य किए जाने चाहिए जब चंद्रमा का गोचर इस नक्षत्र में है, तो कोई नई योजना बनाने के लिए ये अच्छा माना जाता है। भवन, नींव, नक्शा, क्योंकि ये एक ध्रुव नक्षत्र है, यानी जो रख दिया वो अडिग हो गया, फिर उसके लिए बहुत बढ़िया है। हरित क्षेत्र की रक्षा, कोई भी नेशनल पार्क, उसकी रक्षा के लिए कोई कैंपेन चलाना, इस प्रकार का कोई मूवमेंट चल रही है, बहुत बढ़िया माना जाएगा। उच्च पद ग्रहण, कोई आपको ऊंचे पद को ग्रहण करना है, उसके लिए चंद्रमा गोचर के लिए बहुत बढ़िया है। पुरस्कार, उपाधि देना किसी को, उसके लिए चंद्रमा गोचर बहुत बढ़िया माना जाता है। उच्च अधिकारियों से बातचीत करना, विवाह, भव्य कार्यक्रम, तो कोई इस प्रकार के बड़े कार्यक्रम करने हैं तो भी चंद्रमा इस नक्षत्र में है तो बहुत बढ़िया माना जाता है। वर्जित, यात्रा के लिए अच्छा नहीं माना जाता है, हालांकि इसमें वन यात्रा की छूट है, वन में घूमने फिरने की छूट है। कार्य संबंध समाप्ति, कोई भी इस प्रकार का हम मीटिंग ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, कोई बड़ी हमें लग रहा है कई दिनों तक चलने वाली है, उस दिन समाप्त ना करें, उसको एक दिन का डिले दे दें तो ज़्यादा ठीक रहेगा। कोई भी ऐसे, चाहे वो राष्ट्र रक्षा के लिए क्रूर कर्म हो, इस नक्षत्र के दौरान नहीं करने चाहिए, नहीं तो वो क्रूरता का जो फल है वो हमारे फेवर में नहीं जाता है। कई दफ़ा हमें कोई रूथलेस डिसीजन लेना पड़ता है किसी बात को लेकर, तो वो इस दिन उसको एग्जीक्यूट ना करें, नहीं तो वो नेगेटिव फल देगा। और उपचार में कहते हैं भी गणेश जी की उपासना करनी चाहिए, गणेश जी के बारे में जानना चाहिए कि भाई उनका एक दंत क्यों कटा, कब कटा, वो थोड़ा उसके बारे में समझना चाहिए। और गणपति स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं, ओम गंग गणपते मंत्र का जाप कर सकते हैं। सामाजिक परिसर, पार्क बनाने में सहयोग, कोई भी सामाजिक कार्य, क्योंकि दशम भाव के साथ संबंध आ रहा है, अगर आपको लगता है कि भाई कोई इस प्रकार के कार्य में जहाँ समाज में सभी लोगों को यहाँ पेड़ पौधे लगाने के लिए कोई एनजीओ मदद आपसे चाह रहा है और आप मदद देने में सक्षम हैं, या फिजिकल भी मदद कर सकते हैं कि नहीं मैं श्रमदान दे सकता हूँ, मैं हर दिन यहाँ पर आकर कोई पेड़ पौधे लगाने में मदद कर सकता हूँ, जिससे समाज के सभी लोगों को फ़ायदा। ध्यान दीजिए, इसमें प्राइवेट पार्क की बात नहीं आ रही कि प्राइवेट यानी जिसमें सिर्फ अपने लिए फ़ायदा है, वो नहीं। हम जहाँ सामाजिक इस प्रकार के कोई अनुदान की बात कर रहे हैं, उसमें आपको बहुत अच्छा फल मिलेगा। वन्य जीव संरक्षण कार्य के लिए भी बहुत जल्दी ये देवता प्रसन्न हो जाते हैं कि कोई आपका वन्य जीव संरक्षण का कार्यक्रम में आप डायरेक्टली इनडायरेक्टली सपोर्ट कर रहे हैं, बहुत बढ़िया माना जाता है। उदाहरण, कौन कौन से जातकों का चाहे जन्म नक्षत्र चाहे चंद्र नक्षत्र उत्तराषाढ़ा रहा, तो इसमें हम स्वामी विवेकानंद जी को, जिन्होंने उस शौर्य का प्रदर्शन विदेशी देश में जाकर किया, शिकागो का भाषण आज भी उतना ही प्रसिद्ध है जितना उस समय उनको चर्चा मिली थी। तो ध्यान देना है, इनका लग्न नक्षत्र था स्वामी विवेकानंद जी का उत्तराषाढ़ा। फिर अलका याग्निक, जिनको एक बहुत अच्छा सिंगर माना जाता है, किसी भी फॉर्मेट में ये अच्छा गा सकते हैं, चाहे इनसे बहुत स्लो गाना इनके लिए कहा जाए, कोई बहुत फास्ट सॉन्ग है उनके लिए अलका याग्निक, कई हज़ार सॉन्ग ये बॉलीवुड के लिए रिकॉर्ड कर चुके हैं। करिश्मा कपूर, इन्होंने भी फिल्म इंडस्ट्री से अपना करियर बहुत अच्छा शुरू किया और बाद में इन्होंने एक अच्छे उद्योगपति के साथ अपना जीवन बिताने का फैसला किया, तो इनका भी जीवन उत्तराषाढ़ा से प्रभावित है। पॉप गायिका मैडोना, तो इनसे भी हम काफ़ी हद तक समझ सकते हैं उत्तराषाढ़ा के स्ट्रक्चर को, कि इन्होंने अपने जीवन में अपने आप को प्रतिष्ठा दिलाने के लिए पहले सिंगिंग का सहारा लिया, उसके बाद उन्होंने समाज सेवा में भी कार्य लगाया, डायरेक्टर भी रहे, अभी कई चीज़ों को डायरेक्ट करने में तो मैडोना का नाम आता है। तो ध्यान देना है, कई प्रकार से चीज़ों को जोड़कर देखना है कि मैडोना के जीवन में नॉट ओनली सिंगिंग ही ज़्यादा हावी रहा, शौर्य,
चीज़ों को डायरेक्ट करना, लेखनी में भी कई प्रकार के बुक्स इन्होंने लिखे। इंदिरा गांधी जी का जो शौर्य है वो सभी जानते हैं, चाहे वो इंडियन पेटेंट एक्ट की बात हो, चाहे पाकिस्तान विभाजन की बात हो, इंदिरा गांधी जी का शौर्य जो है सर्वविदित है। ज्योति बसु जो पश्चिम बंगाल के सबसे ज़्यादा लंबे समय तक चीफ मिनिस्टर रहने वाले, इनका रिकॉर्ड इनके नाम पर है। और इन्होंने भी कहीं ना कहीं इस नक्षत्र के साथ इनका संबंध देखा जा सकता है। उनका एक प्रकार से कह सकते हैं, इनका जो चीफ मिनिस्टर का जो पद रहा तो वो एक प्रकार से अभेद्य था उनका, उनके किले को भेद नहीं, यानी जो उनकी मिनिस्ट्री में जो मेंबर्स थे उसके कॉम्बिनेशन को कभी भेदा नहीं जा सका। इतना बढ़िया कॉम्बिनेशन रहा ज्योति बसु सीएम का, कभी भी अपने कार्यकाल में इनको नीचा नहीं दिखना पड़ा। फिर बात करते हैं शिवाजी गणेशन, तो ये भी एक साउथ इंडियन एक्टर माने जाते हैं और बड़े अपने कार्य में शिवाजी का इन्होंने एक बार रोल प्ले किया था, यानी वही वीर रस की बात करते हैं, शौर्य की बात करते हैं। इस कारण से इनके नाम के आगे शिवाजी लग गया, तो आज भी वो उनके नाम का प्रयोग ये करते हैं, शिवाजी गणेशन। फिर इसमें सुनील गावस्कर जी, ठीक है, उन्होंने क्रिकेट को अपनी बोल्डनेस के लिए चुना, लेकिन उसके बाद उन्होंने कई प्रकार के बुक्स भी लिखी। समाज में इनका बोल्डनेस किसी भी प्रकार से कम नहीं जाना जा सकता है, सुनील गावस्कर जी का। तो नक्षत्र को समझने के लिए हम ये सारे जातकों का कहीं ना कहीं इनका सोचने का तरीका क्या, इनका जीवन शैली कैसी रही, उनको पढ़ेंगे तो एकदम क्लियर हो जाएगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। क्लास आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय श्री भगु पराशरा, जय श्री शुक्राचार्य, नमस्कार।